गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपकी क्लास मुझे लेनी है रीजनिंग की। कारणवश सर आज प्रेजेंट नहीं है। तो आपका जो रीजनिंग का सिलेबस है उसको मैंने देखा है। एक्चुअली मेरे पास हिंदी में है और उसकी टर्मोलॉजी बहुत ही टफ लिखी गई है। तो उसमें एक श्रृंखला यानी सीरीज वाला जो टॉपिक था मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और दूसरा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है डिसीजन मेकिंग। यानी डिसीजन मेकिंग, उसमें निर्णय क्षमता लिखी है यानी डिसीजन स्किल। तो डिसीजन स्किल और डिसीजन मेकिंग जो होता है वो एक ही चीज होती है। तो मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन ये है, क्योंकि जब आपकी लाइव क्लास चलती है प्रिंसिपल की, तो मैं देखता हूं कि आप लाइव होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रिकॉर्डिंग में क्लास चल रही हो। क्योंकि आपकी जो क्वेरीज होती है, प्लीज ये मत सोचना कि मैं, देखिए आप तो गवर्नमेंट टीचर हैं, बड़े अनुभवी हैं, आप लोगों को पढ़ाना बिल्कुल बहुत गिने चुने जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक जैसे सूर्य को मैं दीपक दिखा रहा हूं। सब अनुभवी हैं, सब योग्य हैं, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं जिन चीजों से आप लोग अनटच रहते हैं। तो आज जो डिसीजन मेकिंग का जो टॉपिक होगा, ओके वेलकम। तो आप क्रैश क्वेश्चन कीजिए लाइव क्लास में, तभी मजा आता है। तो जो भी आप यहाँ पर क्वेश्चन होंगे उसके आंसर देने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली में इस दुनिया में सबसे जो टफ काम होता है वो डिसीजन मेकिंग होता है। आपने देखा होगा, एक आदमी जैसे आप लोग सब सक्सेस हैं, उसके बावजूद भी आपने एक डिसीजन लिया है कि हमें कुछ और बेहतर करना है। तो एक अच्छी बात है, आपका डिसीजन ऐसा है। लेकिन एक आदमी नर्वस होकर सुसाइड करता है। तो जो सुसाइड करता है तो क्यों करता है वो? ऐसा नहीं है कि उसके अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं है, निर्णय नहीं लिया, लेकिन उसने भी निर्णय लिया होगा और बहुत बार सोचा होगा कि मुझे क्या मरना अच्छा है या जिंदा रहना अच्छा है। तो फाइनली उस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस दुनिया में सुसाइड करना अच्छा है। तो उसका जो डिसीजन था उसके लिए वो बेहतर था, लेकिन वो हम लोगों के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। और आप जानते हैं कि सुसाइड करना आर्टिकल 1921 में कहता है राइट ऑफ लिविंग, यानी किसी व्यक्ति को विधि के अनुसार ही उसको उसके प्राणों से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। देखिए, कल तक आप लोग टीचर थे, यानी आज तक टीचर हैं, और कल आप प्रिंसिपल बन के आएंगे। तो प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल उस स्कूल कॉलेज का मुखिया होता है। और मुखिया का काम क्या होता है? निर्णय लेना होता है। स्टूडेंट्स, जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं, बाबू होता है, तो बाबू की सैलरी कम होती है और सुबह से शाम तक बाबू महोदय लगे रहते हैं। वो एक लिपिक का काम करते रहते हैं। अगर हम कलेक्टर की बात करते हैं, डिप्टी कलेक्टर की बात करते हैं, उनकी सैलरी अधिक होती है, वो बहुत कम लिखते हैं और बहुत कम उनका काम होता है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा जो काम होता है डिसीजन मेकिंग का, वो डिसीजन मेकिंग उन्हीं का होता है। देखिए, आपने एक चीज देखी होगी, इनकाउंटर जब करते हैं या मुठभेड़ होती है, तो उसमें सोल्जर आगे होता है, घायल सोल्जर होता है, शहीद सोल्जर होता है, लेकिन इनाम जो मिलता है वो एसपी को मिलता है। एसपी को इसलिए मिलता है क्योंकि डिसीजन जो लिया है वो एसपी ने लिया है। तो डिसीजन मेकिंग बहुत टफ चीज होती है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको विकल्प दिए जाएंगे चार। मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन सिचुएशन लेकर आ रहा हूँ। तो चार विकल्प हम देखते हैं कि चारों के चारों विकल्प सही होते हैं, लेकिन उनमें सबसे बेहतर विकल्प क्या होता है, उनमें सबसे बेहतर विकल्प को हमें चुनना है। तो जब भी हम डिसीजन लेते हैं, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? हमें एथिक्स का ध्यान रखना है। एथिक्स का ध्यान रखना है। नंबर एक, आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट भी रहा हूं और पढ़ाता भी हूं। तो एक ऑफिसर के अंदर एथिक्स जरूर होना चाहिए। तो एक इस चीज का ध्यान रखना है आपको। दूसरा, जब हम डिसीजन लेते हैं तो हर परिस्थिति का अध्ययन करना है, उसके निगेटिव और पॉजिटिव पहलुओं को भी देखना है। तीसरी चीज ये है कि जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होना चाहिए, यानी वो असंवैधानिक नहीं होना चाहिए। ये भी ध्यान रखिए। इसके साथ साथ जो भी आप डिसीजन लेते हैं उसमें वेलफेयर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वेलफेयर यानी वो कल्याणकारी आपका डिसीजन होना चाहिए। अब देखिए, आज हम अपने भारत सरकार की बात करते हैं, तो उस भारत सरकार क्या है? कल्याणकारी है। गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो आप अपने स्कूल प्रांगण कैंपस में जो भी काम करें वो स्टूडेंट्स के हित में होना चाहिए। आप
के अंदर एक टीम लीडर की हैसियत से वो इस तरीके से होना चाहिए कि आपके निजी हित के साथ, निजी हित भले ही उसमें बिल्कुल ना हो, लेकिन जो टीम कोऑर्डिनेशन आप बनाते हैं उन सबके हितों के लिए वो होना चाहिए। कई बार मैं इंटरव्यू की क्लास में पूछता हूं बच्चों से कि एक ऑफिसर में क्या होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर जो ये डिसीजन मेकिंग वाला टॉपिक है, कल आपको इंटरव्यू फेस करना है। इंटरव्यू फेस करना है तो इंटरव्यू अगर फेस करते हैं तो इंटरव्यू आपने वो भी देखा होगा, जो बड़ी रैंक की पोस्ट होती है उसमें इंटरव्यू होता है, जो छोटी पोस्ट होती है उसमें इंटरव्यू की जरूरत नहीं होती। तो इंटरव्यू में क्या देखते हैं, आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है। व्यक्तित्व का मूल्यांकन यानी पर्सनैलिटी का मूल्यांकन। जहां तक मैं समझता हूं कि हम कहें भाई पर्सनैलिटी इस आदमी की बड़ी अच्छा बॉडी बिल्डर, ये आदि आदि इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। पर्सनैलिटी से तात्पर्य ऑफिसर में हम देखते हैं क्या उसके अंदर डिसीजन मेकिंग है या नहीं, क्या वो टाइम का पंक्चुअल है या नहीं, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, उसके अंदर एटिकेट्स कैसे हैं, क्या उसके अंदर लीडरशिप है या नहीं, लीडरशिप क्या उसके अंदर टीम कोऑर्डिनेशन है या नहीं। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करूंगा। आज काफी लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। इंसान गलतियों का घर होता है, इंसान से गलतियां होती हैं। अगर हम गलतियां ना करें तो सीखेंगे कैसे। हमारी गलतियां इस चीज को इंडिकेट करती हैं कि हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने का प्रयास। तो यहाँ देखिए, जो मैंने पेपर बनाया है, मान लीजिए कहीं पर मैंने कलेक्टर लिखा है, कहीं पर मैंने डिप्टी एसपी लिखा है, कहीं पर मैंने तहसीलदार लिखा है, तो उसका मतलब आप ये समझ के चलिए कि उसकी जगह आप अपने आप को रखकर सोचा है। मैंने वहां पर प्रधानाचार्य नहीं लिखा है, ठीक है। अभी मुझे पता लगा तो मैंने डिसीजन मेकिंग का एक पेपर यहाँ पर लगाया है। तो आप क्या करना है, उसकी जगह आप अपने आप को रखकर आपको देखना है। जैसे मैं अभी आजकल अपर पीसीएस इंटरव्यू चल रहे हैं, अपर पीसीएस के इंटरव्यू, और सौभाग्य से नियर अबाउट 52 स्टूडेंट्स इंटरव्यू फेस कर रहे हैं। तो इंटरव्यू पैनल में मैं भी बैठता हूँ यहाँ पर, उनकी अधिकांश क्लास भी मुझे लेनी होती है। तो मैं एक स्टूडेंट से पूछने लगा, और वो क्वेश्चन आपके भी मतलब का है। जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में जो टीचर लोग होते हैं उनकी भी ड्यूटी लगती है। सपोज दैट आपको 3-4 पोलिंग सेंटर का मजिस्ट्रेट का सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं। तो आप जब उनका सर्वे कर रहे हैं या इंस्पेक्शन आप उन पोलिंग सेंटरों का कर रहे हैं अपने व्हीकल के साथ, तो पता लगता है, आप देखते हैं कि आपकी आंखों के सामने दो पक्षों के बीच मारामारी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स का बेसिकली जवाब आता है। कुछ लोग कहेंगे कि हम उन्हें छुड़ाने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि हम उनकी लड़ाई क्यों हो रही है हम इसको जानने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि हम इसकी शिकायत ऊपर करेंगे। लेकिन सारे आंसर गलत हैं। ये आप भी जानते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट जब लगती है, कोड ऑफ कंडक्ट, तो इलेक्शन कमीशन बहुत प्रभावी हो जाता है। और हर इलेक्शन का एक टाइम होता है, मॉर्निंग सुबह 7 से शाम के 5 या 6 PM तक। उसी के टाइम के अकॉर्डिंग आपको इलेक्शन कराना है और निष्पक्ष चुनाव कराना आपकी जिम्मेदारी है, चूंकि आप सेक्टर मजिस्ट्रेट है। तो ऐसे, हाँ, ये भी आप जानते हैं कि हर पोलिंग सेंटर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से निष्पक्ष चुनाव हो सके तो पुलिस प्रशासन होता है। तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर होना चाहिए कि मैं तुरंत उन दोनों पक्षों को अरेस्ट करने का आदेश दूंगा। तो इस तरीके से आपको करने हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच में आया हूँ, आप कैसा फील आप कर रहे हैं, आपने कोई कमेंट तक नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसी नाराजगी भी किस काम की, ठीक। चलो स्टूडेंट्स, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूं, जहां तक आप भी देख रहे होंगे। अब देखिए, दीपमाला, प्रकाश पाठक जी और लता, 3 लोग, 8 लोग जुड़े हैं, लेकिन मैं 3 ही लोगों को के नाम देख पा रहा हूं। और दुर्भाग्य से मुझे ये भी नहीं पता है कि वो 5 लोग कौन हैं। मैं आते ही आपको प्रणाम बोलता हूं। प्रणाम इसलिए बोलता हूं चूंकि आपका नाम यहाँ आ जाए और मैं और आप रूबरू होते रहें, मुझे पता तो लगे कि कौन
क्लास अटेंड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। चलो देखिए, यदि आपकी गलती पर आपका मित्र आपको समझाता है तब आप क्या करते हैं। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, उस पर क्रोधित हो उठेंगे, क्रोधित हो उठेंगे, उसे कहेंगे कि ज्यादा होशियार मत बनो, आप उससे लड़ पड़ेंगे क्योंकि किसी का समझाना आपको अच्छा नहीं लगता है। इसे सकारात्मक रूप से लेकर लेकर आगे से आप अपने आप में सुधार करेंगे। तो यहाँ अनिल नोटियाल जी का आंसर डी आया है। तो प्लीज सही आंसर देने का प्रयास करेंगे धीरेन्द्र मिश्रा जी, प्रकाश पाठक जी, सभी लोग मेरे बड़े करीबी लोग हैं। ठीक, चलो आंसर तो आपका बिल्कुल ठीक है, डी है, बिल्कुल व्यवहारिक भी है। लता जी, पाठक जी, बिल्कुल व्यवहारिक भी है, ऐसा ही है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन व्यवहार में क्या हम ऐसा करते हैं? कई बार क्या होता है, हम लोगों के अंदर ह्यूमन नेचर एक ऐसी चीज होती है, उसके अंदर ईगो प्रॉब्लम होती है। यदि कोई आपको समझाने का प्रयास करते हैं तो कि भाई आप ऐसे नहीं, ऐसे करना है, तो कुछ जो समझदार लोग होते हैं, जिन्हें जीवन में फाइट करनी है, जिन्हें आगे बढ़ना है, वो उसे पॉजिटिव लेते हैं। और जिनमें ज्यादा ईगो प्रॉब्लम होती है, वो उसे ईगो पे ले लेते हैं और उसे एक्सेप्ट कर देते हैं। तो राइट आंसर, दिस राइट आंसर, ओके, वेरी नाइस। तो डी इसका आंसर है, डी इसका आंसर है। मैं नेक्स्ट लेकर चलता हूं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नागरिक के रूप में आपको एक सरकारी विभाग के कुछ काम है, संबंधित अधिकारी आपको बार बार बुलाता है और आपसे प्रत्यक्षतः बिना कुछ कहे रिश्वत देने के इशारे करता है, आप अपना कार्य कराना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? तो 4 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इसको अच्छे से देखिए। लाइव क्लास चल रही है प्रिंसिपल बैच की। रिश्वत दे देंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे मानो आप उसके इशारे नहीं समझ रहे हैं और अपने आवेदन पर डटे रहेंगे। रिश्वत के इशारों के संबंध में मौखिक शिकायत के साथ उच्चतर अधिकारी के पास सहायता के लिए जाएंगे, एक औपचारिक शिकायत भेजेंगे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर भी प्लीज आप डालते रहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो, अब सेकंड आ रहा है, सेकंड आ रहा है। अब पता नहीं है, आप प्लीज क्वेश्चन का नंबर के साथ आप डालिए। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या सेकंड का। तो प्लीज क्वेश्चन के साथ इसका आंसर देंगे, बेटर रहेगा। चलो, आप सभी लोगों का आंसर डी आ रहा है, डी आ रहा है। चलो स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, चलो ठीक है, आप लोग डी कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे अगर आधार पूछता हूं कि आप एक औपचारिक शिकायत भेजेंगे, ठीक है आप भेज सकते हैं, लेकिन एक बार ये भी देखिए, क्वेश्चन में एक बार कह रहा है एक नागरिक के रूप में आपको एक सरकारी विभाग से कुछ काम है, संबंधित अधिकारी आपको बार बार बुलाता है और आपसे प्रत्यक्षतः जब आप वहां बैठे हैं बिना कुछ कहे रिश्वत देने के इशारे करता है। वो बिना रिश्वत, बिना कुछ कहे वो रिश्वत मांग नहीं रहा है, वो रिश्वत के लिए आपको मजबूर कर रहा है, इसलिए बार बार बुला रहा है। ठीक, उसने रिश्वत मांगी नहीं है आपसे, ना मौखिक मांगी है, ना लिखित मांगी है। तो आप बताइए औपचारिक शिकायत किस बिहेव पे आप करेंगे? क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बहुत जल्दी आंसर नहीं लेना है, डिसीजन नहीं लेना है, बहुत सोच समझ के। उसने कहा आपसे प्रत्यक्षतः बिना कुछ कहे, वो ना कुछ कह रहा है आपको, ना फोन पे कुछ कह रहा है रिश्वत दो, बस आपको लग रहा है कि वो रिश्वत के इशारे हैं, रिश्वत के तो है ही ऑब्वियसली। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? अब इशारों के संबंध में शिकायत मौखिक भी नहीं कर सकते, मौखिक मौखिक कुछ नहीं होती है, शासन और प्रशासन के अंदर सब रिटर्न होती है। तो इसका आंसर बी है। कुछ लोगों का आंसर बी आया है, बी। नाराज मत होना कि मैंने आपके क्वेश्चन को काट दिया है, बी इसका आंसर है, बी। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, नेक्स्ट। देखिए, एक विद्यार्थी कॉलेज द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद आत्मदाह की कोशिश करता है। क्वेश्चन कट गया है लगाने में, जिन्होंने लगाया है, करता है, भीड़ उसे आत्मदाह के लिए उकसा रही है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में वहां सबसे पहले पहुंचते हैं, आप ऐसी अवस्था में क्या करेंगे?
बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश पाठक जी, आपका सी आंसर आया है, और सीमा जी आपका आंसर बी आया है। आपका बी आया है, दीपमाला जी। लेकिन मुझे क्यों नहीं ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर सी है। देखिए स्टूडेंट्स, एक विद्यार्थी को आपका ए आ रहा है। नहीं नहीं, ये तो बहुत रूखा व्यवहार हो जाएगा, विद्यार्थी को डांटने के बाद वहां से भगा देंगे। इसके आंसर सी पे जाइए, सी पे जाइए। अब यहां पर एक चीज देखिए, मैंने क्वेश्चन, चूंकि ये जो स्लाइड लगाई है ये एडमिनिस्ट्रेशन वाली है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में हैं, ठीक। आप एक बताना है, विद्यार्थी को निष्कासित किया गया है महाविद्यालय ने, वो असंतुष्ट है, महाविद्यालय के प्रशासन से असंतुष्ट है, तो वो धमकी दे रहा है, ठीक है। ये तो मेरी बात को स्वीकार करो, अन्यथा मैं आत्मदाह कर दूंगा। तो आत्मदाह करना भी एक क्राइम होता है। तो यहां पर इसका सटीक आंसर जो बन रहा है, सटीक आंसर, तो आप विद्यार्थी के साथ महाविद्यालय के प्राचार्य के पास जाएंगे, क्योंकि हेड जो होते हैं वो प्रधानाचार्य महोदय होते हैं। तो इसका जो आंसर करेक्ट आ रहा है सी। आप असंतुष्ट मत होइए, आप ये मत सोचना कि आपका आंसर गलत निकाल दिया गया है, लेकिन गलत नहीं, करेक्ट आंसर सी है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, जब आप अपने कार्यालय के सभा कक्ष के पास से गुजर रहे होते हैं और आप देखते हैं कि सभी पंखे चल रहे हैं, वे लाइटें जल रही हैं, जबकि सभा कक्ष में कोई नहीं है, ऐसे में आप क्या करेंगे? चलो मैं बता देता हूं, आप प्रधानाचार्य के पद पर तैनात हैं। सभी का आंसर सी आ रहा है। चलो आपको एक कहानी सुनाता हूं। चलो आपका आंसर सी आ रहा है। एक नाम आता है डिग्निटी। आप जब कलेक्टर के ऑफिस में जाते हैं, काम आपको क्या, हमें कलेक्टर से होता है, लेकिन कलेक्टर से पता नहीं क्यों डरते हैं, हम बात बाबू के माध्यम से करते हैं। बाबू भी एक ऐसे ही हाड़ और मांस से बने हैं जिससे कलेक्टर महोदय बने हैं। काम कलेक्टर महोदय से है, लेकिन हम उनसे मिलने के लिए किसी और का सहारा लेते हैं। अगर वो कलेक्टर महोदय कलर के हाथ में, गले में हाथ डालकर कहे कि आ यार चल चाय पीते हैं, तो क्या ये सही होगा? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कलेक्टर की अपनी एक डिग्निटी होती है और वो डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए। एक प्रधानाचार्य बोस होते हैं, टीचर में उनमें भी एक फासला होना चाहिए, उनमें भी दोनों के बीच एक फासला होता है, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में भी फासला होता है। सपोज दैट मुझे कहीं पिक्चर देखनी है और मेरे स्टूडेंट्स की भी देखनी है, अगर पता मुझे लगता है कि वो पिक्चर देखने गए हैं, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। अगर इत्तेफाक से मिल भी गई तो मैं उनसे दूर बैठने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अगर डिग्निटी समाप्त होती है तो गलत हो जाता है। देखिए मैंने कहा कि इस पोस्ट पर आप हैं, आप प्रधानाचार्य के पद पर तैनात हैं, आप देखते हैं कहीं हॉल में मीटिंग हुई है, आप वहां से गुजरे, लाइट फैन जल रहे हैं, करने को तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये काम तो बेसिकली प्योन का होता है। आप नाराज मत होना, मैं नाराज करने के लिए क्लास नहीं ले रहा हूं। प्लीज आप देखिए मेरी बात आपको कैसी लग रही है। क्या वास्तव में आपको नहीं लग रहा कि ऐसा ही होना चाहिए? दरअसल मेरे और आपके बीच में अभी आप मुझे जज समझ नहीं पाए और मैं आपको नहीं समझ पाया, तो इसलिए, वैसे मैंने रीड कर लिया है,
ऐसी बात नहीं है। तो प्लीज इसका जो आंसर होगा ध्यान रखना है, हाँ यहाँ पर अपनी ड्यूटी और राइट को भी ध्यान में रखना है। तो ऐसे में इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो बी होगा। आप एक मतदान केंद्र के कार्यकारी अधिकारी हैं। आप एक वोटिंग सेंटर है, मतदान केंद्र के कार्यकारी अधिकारी हैं। मतदान के दौरान दौरान एक माओवादी दल आकर मतदाताओं को डराता धमकाता है और हवा में गोलियां चलाता है। आप ऐसे में क्या करेंगे? प्लीज बिल्कुल फील करना है। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, क्वेश्चन 5 का बी आप कह रहे हैं, आप ए कह रहे हैं। चलो चलो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस तरीके की आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं, आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। बहुत से आतंकवादी भी भारत के अंदर आते हैं, तो इसका मतलब आतंकवादी जो चाहेंगे क्या उनको दे दें? तो गलत हो जाएगा। ये मतदान तुरंत बंद करा देंगे। आप कार्यकारी अधिकारी हैं, आप मतदान बंद करा देंगे? आपको पता है कि री इलेक्शन कराना कितना बड़ा काम होता है। अगर माओवादी दल आता है और वो हवाई फायरिंग कर रहा है, वो आपको गोली नहीं मार रहा है, यहाँ क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो हवा में गोलियां चला रहा है, हवा में चला रहा है, वो मार नहीं रहा है, तो मतदान तुरंत बंद नहीं कराएंगे, ध्यान रखना है। तीसरी बात, वहां तैनात पुलिस दल को सूचित कर सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज उन्हें सुरक्षित करने को कहेंगे। यानी जो पुलिस दल है आप उसे सूचना दे रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उसे सुरक्षित कर लो। महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है? अरे जो वोटिंग हुई है, आधी वोटिंग होगी आधी नहीं हुई, जो आधी हो गई उन्हें सुरक्षित करेंगे, और तो कोई दस्तावेज नहीं वहां पर। अगर उन्हें सुरक्षित कर लिया और आधी वोटिंग नहीं हुई तो वे वोट भी बेकार हैं, तो ये भी गलत है। माओवादियों का बलपूर्वक विरोध करने के लिए पुलिस से कहेंगे दिस राइट आंसर। एक्चुअली वहां पुलिस प्रशासन तैनात क्यों किया जाता है? वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाता है। आप मतदान केंद्र के कार्यकारी अधिकारी हैं, तो बलपूर्वक उनका मुकाबला कीजिए, यानी निष्पक्ष चुनाव हो और चुनाव सुचारू रूप से हो, इसलिए पुलिस प्रशासन नियुक्त किया गया है। तो ये दिस राइट आंसर सी आंसर है, टी। चलो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, आपका भी सौभाग्य से ऑब्जेक्टिव है, इस एग्जाम को पास करना एक आर्ट होता है। इन एग्जामों को पास करना एक आर्ट होता है, और हम लोग सबसे पहली गलती कहां करते हैं? हम लोगों से गलतियां ये होती है कि हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी से पढ़ते हैं और तुरंत आंसर दे देते हैं। मैं क्वेश्चन आपके सामने सामने शायद पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, एक बार मैं फिर डिस्कस कर देता हूं। चलो मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन रख रहा हूं, और रीजनिंग का क्वेश्चन मेरा आपसे ये है। चलो मैंने क्वेश्चन रखा यहाँ पर 12, फिर यहाँ रखा मैंने 6, आप देख पा रहे हैं? हाँ 12 6, फिर मैंने रखा 6, फिर मैंने रखा 3, फिर मैंने रखा 8, तो आगे क्या आएगा? चलो मैं यहाँ विकल्प दे देता हूँ 5 6 7 एंड नॉन ऑफ दीज। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया और हम लोगों ने देखा, तो हम तुरंत क्या करेंगे? पहला सबसे पहला काम क्या करते हैं? 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, और 8 का आधा क्या होगा? 4 होगा। तो नॉन ऑफ दिस हम ये लगा के छोड़ देते हैं। हमें बहुत जल्दी रहती है, बहुत जल्दी रहती है, लेकिन ऐसी जल्दी नहीं करनी है। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका होता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया है तो एक कुछ लोग पढ़ेंगे, आप एक मतदान केंद्र के कार्यकारी अधिकारी हैं आदि आदि। अगर एक अच्छा एस्पिरेंट पढ़ता है तो क्वेश्चन कैसे पढ़ता है?
आप एक मतदान केंद्र के कार्यकारी अधिकारी हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे पढ़ना है और कार्यकारी अधिकारी क्या होता है इसके बारे में भी सोचना है। ठीक, समझ गए ना? तो बहुत ज्यादा पढ़ने से ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं निकलता है, इसे पास करना एक आर्ट होता है। क्वेश्चन के नेचर को समझना है, चारों विकल्प को पढ़ना है, चारों को। कई बार दो विकल्प सही होते हैं, लेकिन दो में ज्यादा बेहतर कौन सा सही है छंटना होता है, तो इसका आंसर लोग इस पे लगाएंगे और गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने इतना साधारण तरीके से सोचा। आप इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोचिए। अब मैं इसको दिखाता हूं हमें क्या हम गलतियां करते हैं। देखिए, इसे कहते हैं TWELVE, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो मैंने 6 लिख दिया। ये क्या है? 6SIX, यानी 1 2 3, तो मैंने 3 लिख दिया। ये 8 है तो EIGHT, तो 1 2 3 4 5, दिस राइट आंसर 5 होगा। तो हमें क्वेश्चन को करते समय इस तरीके से सोचना है। अगर हर क्वेश्चन को हम बहुत अंदर तक धैर्य से नहीं सोचेंगे तो आते हुए, अब चूंकि आपका पेपर बड़ा है, तो आते हुए 7 8 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और वो आपको फाइट से बाहर कर सकते हैं। तो कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बोध गया में हुए सीरियल बम ब्लास्ट या बम विस्फोट स्थल पर हैं और आप उन लोगों में से हैं जो घायल नहीं हुए हैं। एक त्वरित अनुक्रिया के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? तो बताइए आप क्या करेंगे। बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 का आंसर क्या हो सकता है? त्वरित प्रक्रिया आपकी क्या होगी? बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। अनिल नौटियाल जी, सीमा जी, राजेश जी, प्रदीप जी, धीरेन्द्र मिश्रा जी, दीपमाला जी, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। अब देखिए, आप सोच देखिए यार, चलो। अनिल नौटियाल जी का आंसर 6 आया है और संभवतः ठीक हो सकता है। प्रदीप जी का, इनका सी आ रहा है, सीमा जी का सी आ रहा है। चलो सीमा जी, आपका आंसर पता नहीं कैसा होगा। चलो अब देखते हैं। सीमा जी सही बता रही हैं। प्रकाश पाठक जी इधर देखो। देखिए, आप बोध गया में हुए सीरियल बम ब्लास्ट स्थल पर हैं और आप उन लोगों में से हैं जो इंजर्ड नहीं हुए हैं, यानी हैं जो घायल नहीं हुए हैं। तो वास्तविकता तो यह है, वो कहेंगे अरे भगवान जान बची, निकलो यहां से। लेकिन क्वेश्चन को फेस करना है। फेस करते हुए समय क्या करना है? कुछ कहेंगे पुलिस को बुलाएंगे, लेकिन पुलिस बम ब्लास्ट तो हो चुका है और आतंकवादी भाग गए हैं। तो पुलिस को बुला के क्या फायदा? पुलिस तो थोड़ी देर में खुद ही आ जाएगी। राइट नहीं है। घायलों की सहायता करेंगे, चलो बिल्कुल करनी चाहिए। अपनी खुद की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, चलो। एम्बुलेंस को बुलाओगे या घायलों की सहायता करोगे? आप सच में घायलों की सहायता करना चाहते हैं, लेकिन आप कैसे करोगे? बताइए कैसे? ना तो आप डॉक्टर हैं, ना आपके पास मेडिसिन है। ठीक, कैसे करोगे? तो पहला काम होगा एम्बुलेंस को बुलाना। घायलों को की सहायता करनी है तो एम्बुलेंस के माध्यम से वो कहां जाएंगे? हॉस्पिटल में। तो इसका राइट आंसर सी है, न कि डी। ठीक है, सहायता तो करना चाहते हैं, 4 विकल्प दिए हैं, करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एम्बुलेंस ही नहीं है। तो हमें इन्हीं विकल्पों में से एक बेहतर विकल्प चुनना है। तो एम्बुलेंस को बुलाना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, आप एक ऐसे क्षेत्र, देखिए क्वेश्चन सुनिए, बहुत ध्यान से समझना है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भारत की बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बढ़ गई है और पॉपुलेशन अधिक होने के कारण कई समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। लोग कहते हैं कि मोदी जी रोजगार नहीं देते, मोदी जी के कारण बेरोजगारी आ गई है। आप, माफी चाहता हूं, नहीं तो अफसोस भी होता है कि जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि नौकरी नहीं देते, उन्हें यह भी देखना चाहिए कि भारत की पॉपुलेशन क्या है। अगर हम 2011 के डाटा की बात करते हैं
तो भारत की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5% थी। अगर मैं आज की बात करूं तो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 20% इंडिया के अंदर है, लेकिन वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.4% हमारे पास है। तो क्या एरिया से जो नेचुरल रिसोर्स हमारे पास है उससे करीब 8 गुना पॉपुलेशन भारत के पास है। तो क्या ऐसे में रोजगार दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। भारत के अंदर क्राइम का कारण क्या है? वो भी पॉपुलेशन है, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती और छीना झपटी होती है। ठीक, बहुत सी समस्याएं हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है आप एक ऐसे क्षेत्र में परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लागू करना चाहते हैं जहां वर्तमान नीति का कड़ा विरोध हो रहा है। एक बार फिर सुनिए, आप परिवार नियोजन कराना चाहते हैं और आप ऐसे एरिया में कराना चाह रहे हैं कि आपके परिवार जो पॉलिसी है उसका लोग वहां विरोध कर रहे हैं। आप निवासियों को छोटे परिवार रखने की आवश्यकता मनवाना चाहते हैं। इस संदेश को संप्रेषित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? यानी वहां के निवासियों को आप ये बताना चाहते हैं कि छोटा परिवार होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला, निवासियों को स्वास्थ्य और जीवन स्तर सुधारने हेतु परिवार नियोजन की आवश्यकता तर्कसंगत रूप में से समझाना। बहुत अच्छी बात कही है। यानी वहां के लोगों को स्वास्थ्य और जीवन स्तर, यानी हम हेल्दी भी रहेंगे, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी सुधरेगा। तो ऐसे एक बात के लिए परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है ये आप बताएंगे। फिर वो कह रहा है कि देर से विवाह एवं बच्चों के बीच के उचित अंतर को प्रोत्साहित करना। नो डाउट ये भी आप जानते हैं बच्चों, अगर हम लेट से मैरिज करते हैं, जब चाइल्ड मैरिज होती थी तो महिला हो या पुरुष तो उसका फर्टिलिटी गैप बढ़ जाता था। लेकिन जब देर से शादी होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होंगे? बच्चों के बीच उचित अंतर को प्रोत्साहित करना। यानी इसका मतलब है देर से मैरिज कीजिए और बच्चों के बीच 3 साल 4 साल का जो भी फासला है वो रखिए। ये भी बात ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट कॉन्सेप्ट भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार लाई है। हम महिलाओं को ये जो मातृ शक्ति है इसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज नारीवादी विचारधारा आई है, नारियों को आगे बढ़ाना है, उनके लिए रिजर्वेशन जैसे कॉन्सेप्ट भी आए हैं। तो अभी आपने देखा होगा पहले चाइल्ड मैरिज होती थी और उसके बाद मैरिज एक्ट पारित हुआ, एक शारदा अधिनियम भी 1929 में पेश पारित हुआ था। फिर मैरिज के लिए एज जो क्राइटेरिया 18 और 21 किया गया, लेकिन महिलाओं की एज अब 18 बढ़ाकर 21 की गई। तो 21 करने के पीछे कई रीजन है। नंबर एक तो ये कि जो बालिका है वो न तो फिजिकल मैच्योर है न वो मानसिक रूप से मैच्योर है। जब वो मैच्योर नहीं है तो उसके पास डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी। लेकिन उसके पीछे एक दूसरा रीजन ये है कि 3 साल के बाद मैरिज हो रही है तो इससे पॉपुलेशन ग्रोथ पर भी फर्क पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो बच्चों चलो आप आंसर दे रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। फिर वो कह रहा है परिवार नियोजन युक्तियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित प्रदान करना। परिवार नियोजन युक्तियां यानी परिवार नियोजन के साधन क्या होते हैं के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा, फिर चौथा है ऐसे लोगों से, सुन लीजिए क्वेश्चन ध्यान से समझना, ऐसे लोगों से जिनका बंध्याकरण हो चुका है। बंध्याकरण का मतलब होता है चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, उसने ऑपरेशन करा दिया है जिससे बच्चे पैदा ना हो, बंध्याकरण हो चुका है, अथवा जो गर्भ निरोधक प्रयोग कर रहे हैं, निवासियों से प्रत्यक्ष से बात कराने का आग्रह करना। समझ गए डी क्या कह रहा है? भाई आप किसी गांव में परिवार नियोजन कराना चाहते हैं जिससे पॉपुलेशन ना बढ़े, वहां के हेड हैं, लेकिन स्थानीय लोग आपके प्रोग्राम का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या उचित होगा? तो आपकी बात मानने को तैयार ही नहीं है, वो बिल्कुल कड़ा विरोध कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में फिजिकली उन लोगों से मिलवाइए, प्रत्यक्षतः उन लोगों को उनके सामने लेकर आइए जिन्होंने परिवार नियोजन को अपना लिया है। ठीक है, जिन्होंने अपनाया है वो उनको उसको बेनिफिट हो रहे होंगे, क्योंकि वो जो व्यक्ति है, ठीक व्यक्ति वो वहीं का व्यक्ति है और जो वो अपनी लैंग्वेज में उन्हें समझाएगा तो उन लोगों को विश्वास होगा। तो इसका जो सटीक आंसर है वो डी आंसर है, डी। ध्यान रखना, ए न होकर बी न होकर डी आंसर है।
आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं और आप लोगों के बीच एक बहस छिड़ जाती है। आप जानते हैं कि आप सही हैं, लेकिन कुछ अन्य लोग किसी आधार पर आपके विचारों का विरोध कर रहे हैं, जो काफी आक्रामक भी हो रहे हैं। देखिए, आप हैं और आपके साथी हैं। सपोज दैट आप, जो टीचर होता है ना, वो हमेशा विद्यार्थी बन के रहता है, ये ध्यान रखना। टीचर हमेशा विद्यार्थी बनकर रहता है। मैं एक विद्यार्थी हूं, क्योंकि जिस दिन मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा तो मैं अपडेट नहीं रहूंगा, ज्ञान नहीं रहेगा, और ऐसी स्थिति में मैं क्लास को प्रॉपर फेस नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए, इसका आंसर सभी लोगों ने बता दिया है, बी आंसर है। तो बी बिल्कुल राइट आंसर है। विनम्रता पूर्वक अपने तर्क की वकालत करेंगे। बहुत ही विनम्रता पूर्वक जो आप कह रहे हैं, चूंकि आप अपनी जगह सही थे, विनम्रता पूर्वक, क्योंकि वो लोग आक्रामक हो रहे हैं। ठीक है, तो बी आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होगा। चलो पढ़ के सुना देता हूं, एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर कर लेता हूं। अब देखिए, आप पढ़िए, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, स्क्रीन पे क्वेश्चन है। देखिए, एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में आपको अल्प सूचना पर नौकाएं भाड़े पर लेने का दायित्व दिया गया है। पहले क्वेश्चन का मतलब समझना है। एक बाढ़ पीड़ित यानी किसी एरिया में फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गई है, आपको अल्प सूचना पर, आपको एक छोटी सी सूचना मिली है, नौकाएं भाड़े पर लेने का दायित्व दिया गया है। यानी जो बोट है वो किराए पर जो लेनी है वो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको दायित्व दिया गया है। नौका मालिकों द्वारा बताई गई कीमतों को देखने पर आप पाते हैं कि न्यूनतम कीमत सरकार की अनुमोदित दर से लगभग 3 गुना अधिक है। यानी सरकार ने जो कीमत रखी थी, न्यूनतम कीमत, वहां बोट के जो मालिक हैं उससे 3 गुना अधिक मांग रहे हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? उनके प्रस्ताव को रद्द कर नई कीमतें मंगवाएंगे, न्यूनतम कीमत को स्वीकार कर लेंगे, मामले को सरकार के पास भेजेंगे, नौका मालिकों को धमकी देंगे कि आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। तो डी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो सकता है? बहुत ही सोचने का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। और देखिए, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि रोज तो मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ। कोई बीए करके आया, कोई बीएससी करके आया, लेकिन आज देखिए, आप लोग मेरे समकक्ष हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे और आपके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। धीरेन्द्र मिश्रा जी का आंसर बी आया है, आपका बी आया है, और बिल्कुल राइट, राइट आंसर। बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आंसर है बी, बिल्कुल। देखिए स्टूडेंट्स, बाढ़ आ चुकी है, लोगों को बचाना है, और बचाए नाव से जाएंगे, और नाव का दायित्व आपके पास है। विकल्प आपको इसी में से चुनना है। आपको जो रेट लिस्ट दी गई थी उससे ज्यादा महंगी आप खरीद के लाए, सवाल जवाब तो आपसे होगा, लेकिन वो विकल्प इसमें दिया नहीं है। उनके प्रस्ताव को रद्द कर नई कीमतें मंगवाएंगे, इतने में आप पता है पेपर फॉर्मेलिटी में कई दिन लगेंगे और जनधन का नुकसान हो सकता है। मामले को सरकार के पास भेजेंगे, इसमें भी नुकसान हो जाएगा। और धमकी देने का आपको क्या राइट है? आपको क्या राइट है किसी का लाइसेंस रद्द करने का? ये एक लंबी प्रोसेस है, तो ये है 20 का आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये लास्ट क्वेश्चन था। कल सर अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा? ठीक, तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास कल आपकी होगी। ओके, थैंक यू, आप लोग मेरे साथ जुड़े। बेस्ट ऑफ लक।